हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन कनेक्शन। आज की क्लास में क्लास 8th की एनसीईआरटी का चैप्टर 6 जिसका नाम है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। इस चैप्टर में हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये चित्र देख लीजिए। ये 17वीं सदी में सूरत बंदरगाह पर व्यापारिक जहाज़ है। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात स्थित सूरत हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। डच और ब्रिटिश व्यापारिक जहाज 17वीं सदी की शुरुआत से ही इस बंदरगाह का इस्तेमाल करने लगे थे। 18वीं सदी में इस बंदरगाह का महत्व गिरने लगा था। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, तो इसमें हम लोग कपड़ा और लोहा व इस्पात उद्योग, इन दो उद्योगों का विशेष अध्ययन करेंगे, जिसमें ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरी और उद्योग की दशा क्या थी, आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि 1850 के दशक में जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा था, तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लग गया था। ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और उपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। जैसा कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह भारतीय भूभागों पर कब्जे हुए और किस तरह व्यापार का ढांचा बदलता गया। 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीज़ें खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड व यूरोप में ले जाकर बेच देती थी। इस क्रय विक्रय से उसे भारी मुनाफा होता था। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वहाँ के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पाद के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। इस तरह ब्रिटेन में से तैयार माल भारत के बाजारों में आने लगा। इससे भारतीय शिल्पों और उद्योगों पर किस तरह के असर पड़े, अब हम लोग इसको यहाँ से समझेंगे। भारतीय कपड़े और विश्व बाजार। पहले ये चित्र देख लीजिए। ये पटोला बुनाई 19वीं सदी की है। पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद, पाटन में होती थी। इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार था और वहाँ स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गई थी। तो ये जो चित्र, ये डिज़ाइनें आ रही, ये सब पटोला बुनाई है जो 19वीं सदी के मध्य में थी। बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीकी कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर था। दक्षिण पूर्वी एशिया जैसे जावा, सुमात्रा और पेनांग तथा पश्चिम एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। 16वीं शताब्दी से यूरोप के व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी। इससे फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा है। शब्दों में इतिहास छिपा है। यूरोप के व्यापारियों ने भारत में आया बारीकी सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसूल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। इसी आधार पर वे बारीकी बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन या मलमल कहने लगे। जल्द ही यह शब्द खूब प्रचलित हो गया। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिम भारत में केवल
भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला था। पहली बार पुर्तगाली जब आए भारत में तो उन्होंने सबसे पहले केरल के काली तट में डेरा डाला। यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़े भी लेते थे। कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे। बाद में हर तरह के सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाता था उस टाइम में। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिमी बाजारों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। चित्र 3 में देखेंगे हम लोग कि ऑर्डर बुक का पन्ना देख सकते हैं, जिसमें 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भेजा है। वहीं बही के मुताबिक उस साल कपड़े में 5,89,000 थानों का ऑर्डर मिला था। यदि आप इसी बही के पन्नों को पलटते हैं तो आपको पता चलता है कि सूती और रेशमी कपड़ों की 98 किस्मों का जिक्र किया गया है। यूरोपीय व्यापारी उन्हें पीस गुड्स कहते थे, जो आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था। ये चित्र है। चित्र 30 में ऊपर बोला गया था ना, चित्र 30 में ये है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑर्डर बही का पन्ना। 1730 में गौर से देखें कि बही में किस तरह एक एक चीज़ों की कीमतें लंदन में ही तय कर दी गई थी। ये सामान मंगाने के लिए कंपनी को 2 साल पहले ऑर्डर देने पड़ते थे, क्योंकि ऑर्डर को भारत भेजना जरूरी, कपड़े बनवाने और उन्हें वापस भिजवाने में इतना समय लग जाता था। जब कपड़ों के थान लंदन पहुंचे जाते थे तो उन्हें नीलामी के जरिए बेच दिया जाता था। ये इनका बही का पन्ना, इसमें ये सब लिखा हुआ है इनके। ये चित्र 4 जामदानी बुनाई 20वीं सदी की शुरुआत में। इस डिज़ाइन जो ये डिज़ाइन हो रही है इसका नाम है जामदानी बुनाई। ये 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ था। जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता है जिस पर करघे से सजावट चिन्ह बुने जाते हैं। इसका रंग प्रायः स्लेटी और सफ़ेद होता है। आमतौर पर सूती और सोने के धागे का इस्तेमाल किया गया था। जो इस चित्र में दिखाई दे रहा है बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत, वर्तमान में उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ, जामदानी बुनाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। तो ये एक क्वेश्चन तो यहीं पे बन रहा है, ऊपर भी बने हैं जितने। ये इसमें सोने से वर्क हुआ है। बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलूबंद के लिए किया जाता है। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से है। मूसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बारीकी कपड़े पर छपाई छीट 19वीं सदी का है। ईरान और यूरोप को आयात होने वाले छीट का ये बढ़िया उदाहरण है। इसमें ये जो पूरी डिज़ाइन की गई है मूसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बारीकी कपड़े पर छपाई छीट से हुई है 19वीं सदी के माध्यम से।
इस श्रेणी में चटक रंग वाले ऐसी बहुत सारी किस्में इस श्रेणी में चटक रंग वाले ऐसी बहुत सारी किस्म के कपड़े आते हैं जिन्हें बांधने और रंग साजी की विधि से ही बनाया जाता है। वहीं में कई दूसरी तरफ के कपड़ों का भी जिक्र है जिनका नाम उनके जन्म स्थान के अनुसार लिखा गया है। कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर, इन शब्दों के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने मशहूर हो चुके थे। ये बांडना डिज़ाइन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कपड़े के मध्य से गुजरती लकीरों में देखें कि आप जानते हैं ये क्यों है। दरअसल इसे ओढ़नी में 2 बांध कर रंगे गए हैं। रेशमी कपड़े के टुकड़े को सोने की कढ़ाई के जरिए एक दूसरे में सी दिए गए हैं। बांडना शैली के कपड़े अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते हैं। ये रेशमी कपड़े के टुकड़े हैं, इसको सोने की कढ़ाई के जरिए एक दूसरे से सिला गया है। यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा नेक्स्ट हेडिंग है। 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्यात भारतीय कपड़े के आयात का विरोध करने लगे। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया। संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता है। उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़े कारखाने खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। अब सफ़ेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़ों पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे। मतलब कि उस टाइम इंग्लैंड में अब नए नए कारखाने खुल गए थे, तो वो सोच रहे थे कि इन्हीं में से ज़्यादा बिक्री होए या इसी से हो, तो उन्होंने भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पाबंदी अब चाहते थे कि लग जाए। भारतीय कपड़ों के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की ज़रूरत दिखाई देने लगी थी। 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया। ये सब आप लोग नोट करते चलिएगा, मेन पॉइंट। जिसने सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप में बदल दिया। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जाता था। इसके बावजूद दुनिया के बाजारों पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिरी तक बना रहा। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य व्यापारिक कंपनियों ने इस व्यापार में बेहिसाब मुनाफा कमाया। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी। परंतु जैसा कि आप जानते हैं, जब इंग्लिश
ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीति सत्ता मिल गई तो उसे भारतीय चीज़ें खरीदने के लिए चांदी मांगने की ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में ही किसानों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा करके उस पैसे से कपड़ा खरीदने लगी। चित्र 7वां, कोची स्थित डच बस्ती का समुद्र से दिखता दृश्य। 17वीं शताब्दी में जैसे जैसे यूरोपीय व्यापार फैला, विभिन्न बंदरगाहों पर व्यापारिक बस्तियां भी बनने लगीं। कोचीन में डच बस्तियां 17वीं शताब्दी में विकसित हुई। बस्ती के चारों तरफ किलेबंदी को देखिए, ये चित्र है। अठारहवीं सदी के आखिरी में बुनाई के मुख्य केंद्र कहाँ कहाँ थे? इसमें ये जो सिंबल यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इस मैप में जहाँ जहाँ पे ये सिंबल है वहाँ पे ये कपड़ों के ज़्यादा प्रयोग होते थे। जैसे जहाँ स्टार है वहाँ पे सफ़ेद, जहाँ पे ये सेकंड वाला है उसमें चेक और धारीदार, फिर सिड्स और ट्रायंगल वाला सिल्क, तो ये सब इसमें दिए हुए हैं। उन्नीसवीं सदी के प्रारंभ में कपड़ा उत्पादन 4 क्षेत्रों में केंद्रित था। बंगाल सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में था। डेल्टा की असंख्य नदियों से सटे बंगाल के उत्पादन केंद्र माल दूर दूर तक आसानी से भेज सकते थे। याद रखें कि 19वीं सदी के प्रारंभ में रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी और सड़क भी अभी बननी ही शुरू हो रही थी। पूर्वी बंगाल, अब बांग्लादेश स्थित ढाका 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र था। ये शहर मलमल और जामदानी बुनाई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यदि आप नक्शे में भारत के दक्षिण भाग को देखें तो मद्रास से उत्तरी आंध्र प्रदेश तक फैले कोरोमंडल तट के साथ साथ सूती कपड़ा बुनाई केंद्र का एक और समूह दिखाई पड़ेगा। पश्चिम तट पर मुख्य बुनाई केंद्र गुजरात में स्थित है। ये दक्षिण तट पे ये मद्रास का और पश्चिम में गुजरात का। बुनकर कौन थे? बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदाय के ही कारीगर होते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इस हुनर को आगे बढ़ाते थे। बंगाल के तांती उत्तर भारत के जुलाहे या मोमीन दक्षिण भारत के साले व कैकोलर व देवांग समुदाय बुनकरी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। कौन कौन थे? भारत के तांती उत्तर भारत के जुलाहे और मोमिन दक्षिण भारत के साले और कैकोलार तथा देवांग समुदाय बुनकर के लिए प्रसिद्ध थे। सूत काटना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था। यह काम अधिकांशतः महिलाओं के जिम्मे रहता था। चरखा तथा तकली घर घर में पाए जाते थे। धागे को चरखे पर काट कर तकली पर लपेट दिया जाता था। जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते थे। ज़्यादातर समुदाय में बुनाई का काम पुरुष करते थे। रंगीन कपड़े बनाने के लिए रंगेज इस धागे को रंग देते थे। छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीगर नामक माहिर कारीगरों की ज़रूरत होती थी
जो ठप्पे से छपाई करते थे। हथकरघों पर होने वाली बुनाई और उससे जुड़े व्यवसायों में से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी। ये चित्र देखिए। बंगाल का एक तांती बुनकर बेल्जियन चित्रकार सोलमिस द्वारा ये चित्र बनाया गया 1790 में। इस चित्र में तांती बुनकर गड्ढे वाले करघे में काम कर रहा है। देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय कपड़े का पतन कैसे हुआ। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े। पहला, अब भारतीय कपड़ों को यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योग में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कपड़ों कारखाने खुल चुके थे। दूसरा, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी शुल्क थोप दिया था। इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया था। इसकी वजह से हमारे यहाँ के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए थे। सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी थी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने बंद कर दिए थे। उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया था। परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार लगाई। ये साइड वाला ये देख लीजिए। औरांग, फारसी भाषा में गोदाम को औरांग कहा जाता था। वहाँ बिक्री से पहले चीज़ों को जमा करके रखा जाता था। वर्कशॉप के लिए भी यह शब्द इस्तेमाल होता था। लेकिन असली दुर्दिन तभी आने वाले थे। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में सूती कपड़े से पट गए। दरअसल 1880 के दशक तक यह स्थिति हो गई थी कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे, उसमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। इसे न केवल बुनकरों बल्कि सूत काटने वालों की भी हालत खराब होती जा रही थी। जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काट कर अपना आजीविका चला रही थी, वे बेरोजगार हो गई थी। लेकिन भारत में हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इसकी वजह यह थी कि कपड़ों के कुछ किस्में मशीनों पर नहीं बुन सकती थी। जितने मशीनों वाली चीज़ें थी वो तो वो लोग ने ब्रिटेन ने अपना कर ही लिया था। लेकिन अब जो हाथ से जितने जो बना सकते थे वो तो अब वो उनकी कला तो ले नहीं सकते। इसकी वजह थी यह थी कि कपड़ों पर कुछ किस्म मशीनों पर नहीं बन सकती थी। भारतीय जटिल और मन भावन किनारियों वाली साड़ियों पर परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीनों पर कैसे बन सकते थे। इन कपड़ों को न केवल रईसों के बीच बल्कि मध्य वर्ग में भी काफ़ी मांग थी, और ना ही ब्रिटेन के कपड़े मिलों में बेहद मोटा कपड़ा बनता था जिससे भारतीय गरीब पहनते थे। पश्चिम भारत में स्थित सोलापुर और दक्षिण भारत में स्थित मदुरा का जिक्र जरूर सुना होगा। ये शहर 19वीं सदी के आखिर में बुनकरों के नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों से आह्वान किया कि वे आयातित कपड़ों का बहिष्कार करें और हाथ से कते सूत और हाथ से बुने कपड़े ही पहने। इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई। चरखा भारत की पहचान बन गई।
1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दी। तिरंगे में बीच में चक्र बना रहता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे के झंडे के बीच में चरखा भारत की पहचान का बन गया था। सूती कपड़ा मिलों का उदय। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बंबई में स्थित हुई। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बंबई में स्थित हुई। यह कताई मिल थी। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए बंबई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। बंबई पश्चिम भारत की काली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी से काफ़ी निकट था जहां कपास की खेती की जाती थी। जब वहां सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलने लगा। चित्र 20। एक कपास कारखाने में काम करती मजदूर महिलाएं। सन 1900 के लगभग राजा दीनदयाल द्वारा ये चित्र बनाया गया। कताई विभाग में ज़्यादातर मजदूर महिलाएं होती थी, जबकि बुनकर विभाग में ज़्यादातर पुरुष होते थे। ये देखिए, प्रगलन। चट्टान या मिट्टी को बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करके धातु तैयार करने या धातु की बनी चीज़ों को पिघलाने की प्रक्रिया, जिसे कोई नई चीज़ बनाई जा सके। जिससे सन 1900 तक आते आते बम्बई में 84 कपड़ा मिलें चालू हो चुकी थी। उनमें से बहुत सारी मिलें पारसी और गुजराती व्यवसायियों ने खोली थी, जो चीन के साथ व्यापार के जरिए काफ़ी पैसा कमा चुके थे। इस दौरान दूसरे शहर में भी कई ऐसे कारखाने खोले गए। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खुला। अगले साल ही संयुक्त प्रांत स्थित कानपुर में भी एक कारखाना खुल गया। सूती कपड़ा मिलों की बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की मांग भी बढ़ने लगी। हजारों काश्तकारों, दस्तकार और खेतिहर कामगार कारखानों में काम करने के लिए शहर की तरफ जाने लगे। प्रारंभिक कुछ दशक के दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा। सबसे पहली समस्या तो यह थी कि इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़े के मुकाबला करना पड़ता था। ज़्यादातर देशों में सरकारें आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाकर अपने देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देती थी। इससे प्रतिस्पर्धा खत्म होती जाती थी और संबंधित देश के नवजात उद्योगों को संरक्षण मिलता था। परंतु औपनिवेशिक भारत सरकार ने स्थानीय उद्योग को आम तौर पर इस तरह की सुरक्षा नहीं दी। लिहाजा भारत में औद्योगिक सूती वस्त्र उत्पादन की पहली बड़ी लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी, जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़ों की मात्रा में काफ़ी कमी आ गई थी और सैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों से कपड़े का उत्पादन बढ़ने की मांग की जाने लगी। टीपू सुल्तान की तलवार और वुड स्टील। इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग टीपू सुल्तान के बारे में तो बहुत अच्छे से उसमें पढ़ चुके हैं। अब इस पे देख लीजिए, इनकी टीपू सुल्तान की तलवार और वुड स्टील। इनकी जो तलवार थी स्टील की थी। भारतीय इस्पात और लौह धातु कला की कहानी हम टीपू सुल्तान के एक मशहूर किस्से से शुरू करते हैं। ये वही टीपू सुल्तान है जिन्होंने 1799 तक मैसूर पर शासन किया और अंग्रेज़ों से 4 लड़ाई लड़ी और हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते मारे गए थे। टीपू की विश्वविख्यात तलवारें आज इंग्लैंड के संग्रहालय में बहुमूल्य संपत्ति है।
ब्रिटिश इसको अपने साथ इनकी तलवार को लेके चले गए थे और वो इंग्लैंड के संग्रहालय में अभी भी सुरक्षित रखी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीपू की तलवार इतनी खास क्यों थी? दरअसल इस तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि वह दुश्मन के लौह कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। इस तलवार में यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील से पैदा हुआ था, जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। इस वुड्स स्टील की तलवारें बहुत पैनी और लहरदार होती थी। इसकी यह बनावट लोहे में गड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु के एक साल बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसिस बुकानन ने इस बात का ब्यौरा दिया कि मैसूर की सैकड़ों प्रगलन भट्टियों में वुड्स स्टील किस तरह बनाया जाता था। इन भट्टियों में लोहे की काट कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में रख दिया जाता था। लोहे की काट कोयले के साथ मिलाया जाता था और मिट्टी की छोटी छोटी भट्टियां बनाई जाती थी, उसमें इसको रख दिया जाता है। तापमान के जटिल उतार चढ़ाव को नियंत्रित करते हुए प्रागलक इस्पात की सिल्लियाँ तैयार कर लेते थे, जिनका न केवल भारत बल्कि पश्चिम और मध्य एशिया में भी तलवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये देखिए, 18वीं सदी के अंत में टीपू सुल्तान की तलवार की मुठ पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। यहाँ पे कुरान की आयतें लिखी हुई हैं जिसमें युद्ध में फतेह के संदेश दिए गए हैं। गौर से देखिए कि शेर का सिर मुठ के निचले सिरे पर ये बना हुआ है। असल में कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल व मलयालम शब्द उरुक्कू यानी स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है। भारतीय वुड्स स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफ़ी आकर्षित किया था। विश्वविख्यात वैज्ञानिक और बिजली व विद्युत चुंबक का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे ने भारतीय वुड स्टील की विशेषताओं का 4 साल 1818 से 22 तक अध्ययन किया। परंतु दक्षिण भारत में इतनी प्रचलित वुड्स स्टील निर्माण प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य तक आते आते पूरी तरह लुप्त हो चुकी थी। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? भारत पर अंग्रेज की जीत के साथ ही यहाँ का तलवार और हथियार उद्योग समाप्त हो जाता है। भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए लोह इस्पात ने ले लिया था। गांवों की उजड़ी भट्टियां। वुड्स स्टील उत्पादन के लिए लोहे के परिशोधन की बेहद परिष्कृत तकनीक जरूरी थी, परंतु भारत में 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन एक सामान्य गतिविधि थी। खास तौर से बिहार और मध्य भारत के हर एक जिले में ऐसे प्रागलक कारगर थे जो लोहा बनाने के लिए लौह अयस्क के स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करते थे। इसी लोहे से कारखानों में दैनिक इस्तेमाल के औजार और साधन बनाए जाते थे। ज़्यादातर भट्टियाँ मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनी होती थी। प्रगलन का काम पुरुष करते थे, जबकि महिलाएं धौकनी चलाती थी। वे कोयले का लगातार दहकाने के लिए हवा करती थी। ये
पाला माओ बिहार के लौह कारीगर हैं। ये मध्य भारत का एक गांव है जहां लौह प्रागलकों का अग्रिया समुदाय रहता था। अग्रिया जैसे कई समुदाय लोहा बनाने में माहिर थे। 19वीं सदी के आखिर में बार बार पड़े अकाल की वजह से भारत के सूखे इलाके पूरी तरह तबाह हो चुके थे। मध्य भारत में बहुत सारे अगलिया कारीगरों ने काम बंद कर दिया, गांव छोड़ दिया और रोजी रोटी की तलाश में दूसरे इलाके में चले गए। उनमें से बहुत सारे लोगों ने दोबारा कभी भट्टियां नहीं चलाईं। 19वीं सदी के अंत तक आते आते लोहे के प्रगलन का हुनर खत्म होने लगा। ज़्यादातर गांव में भट्टियां ठंडी पड़ चुकी थी और लोहे का उत्पादन गिरता जा रहा था। ऐसा क्यों हुआ? इसकी एक वजह तो नए वन कानून की ही थी, जिनके बारे में अध्याय 4 में हम लोग अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। जब औपनिवेशिक सरकार ने आरक्षित वनों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी तो लोहा बनाने वालों को कोयले के लिए भला लकड़ी कहाँ से मिलती? औपनिवेश सरकार ने आरक्षित वन के में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी तो फिर कोयला मिल नहीं रहा था, तो लकड़ी कहाँ से लाते वो लोग? लकड़ी से ही कोयला बनता है, तो लकड़ी नहीं मिल रही थी तो कोयला कहाँ से बनाते? और लौह अयस्क भी वे कहाँ से लाते? वन कानूनों को नज़रअंदाज करते हुए अक्सर चोरी छिपे जंगलों में जाकर लकड़ी इकट्ठा कर लाते थे, परंतु लंबे समय तक केवल इसी तरह अपना कारोबार जारी नहीं रखा जा सकता है। लिहाजा बहुत सारे कारीगरों ने ये पेशा छोड़ दिया और वे आजीविका के दूसरे साधन ढूंढने लगे। कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों में आवाजाही की अनुमति दे दी थी, लेकिन प्रागलकों को अपनी प्रत्येक भट्टी के लिए वन विभाग को बहुत भारी कर चुकाने पड़ते थे, जिससे उनकी आय गिरती जा रही थी। 19वीं सदी के आखिर तक ब्रिटेन से लौह और इस्पात का आयात भी होने लगा। भारतीय लुहार भी घरेलू बर्तन, औजार आदि बनाने के लिए आयातित लोहे का इस्तेमाल करने लगे थे। इसकी वजह से स्थानीय प्रागलकों द्वारा बनाए जा रहे लोहे की मांग कम होने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत तक लोहा और इस्पात बनाने वाले कारीगर के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई। नेक्स्ट है हम लोग का पॉइंट, धातुमल। धातु को गलाने से पैदा होने वाला कचरा, जिसको धातुमल कहते हैं। भारत में लौह व इस्पात कारखानों का उदय। फिर भारत में लौह और इस्पात कारखानों का उदय हुआ, जो साल 1904 के बाद अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स विल्ड और जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन करते घूम रहे थे। वे भारत में एक आधुनिक लौह एवं इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लौह अयस्क भंडारों की तलाश में कई महीनों और काफ़ी सारा पैसा खर्च कर चुके थे। जमशेदजी टाटा भारत में बड़ा लौह एवं इस्पात कारखाना लगाने के लिए अपनी संपत्ति का बड़ा भाग खर्च करने को तैयार थे, लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह थी कि उम्दा लौह अयस्क भंडार का पता लगा दिया जाए। एक दिन कई घंटों तक जंगल की खाक छानने के बाद वेल्ट और दोराब जी एक छोटे से गांव में जा पहुँचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ स्त्री पुरुष टोकरियां भरकर लौह अयस्क ले जा रहे हैं। वे अगलिया समुदाय के लोग थे। जब उनसे पूछा गया कि वे अयस्क कहाँ से लाए हैं, तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ उंगली उठा दी। वेल्ड और दोराबजी घने जंगलों से होते हुए काफ़ी देर बाद थक कर उस पहाड़ी पर जा पहुँचे। पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद विल्ड ने बताया कि उन्हें जिस चीज़ की तलाश थी वह मिल चुकी है।
रजहारा पहाड़ियाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से थी। तो क्या है, वेल्ट और दोराबजी ये दो ढूंढ रहे थे और इनको मिली रजहारा पहाड़ियाँ, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडार में से एक थी। लेकिन यहाँ एक परेशानी थी, यहाँ सूखा इलाका था और कारखाने चलाने के लिए आसपास कहीं पानी नहीं था। लिहाजा कारखाने लगाने के लिए सही जगह के बारे में टाटा की तलाश जारी रही। अगलिया समुदाय के लोगों ने ही लौह अयस्क का एक और स्रोत ढूंढने में मदद दी, जहां से बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति की गई। कुछ साल बाद स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक उद्योगी शहर बसाने के लिए जगह बनाई। इस शहर को जमशेदपुर का नाम दिया गया। इस स्थान पर लौह अयस्क भंडारों के निकट ही पानी भी उपलब्ध था। यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी डिस्को की स्थापना हुई। कहाँ पे हुई थी? स्वर्ण रेखा नदी के तट पर उन्होंने फैक्ट्री लगाई। इस शहर का नाम था जमशेदपुर, नाम दिया गया, और यहाँ पे पानी भी उपलब्ध था, जहाँ टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी डिस्को की स्थापना हुई, जिसमें 1912 में स्टील का उत्पादन होने लगा। तो स्टील का उत्पादन कब? 1912 में स्टील का उत्पादन होने लगा। डिस्को की स्थापना बहुत सही समय पर हुई थी। 19वीं सदी में भारत ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बनी टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री 1940 की। 19वीं सदी भारत में आमतौर पर ब्रिटेन में बने स्टील का आयात कर रहा था। भारत में रेलवे की विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियों की यहाँ भारी मांग थी। काफ़ी समय तक भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेज विशेषज्ञ यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि भारत में भी श्रेष्ठ इस्पात का निर्माण संभव है। जब तक डिस्को की स्थापना हुई, हालात बदलने लगे। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया। इस तरह भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आई और रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे डिस्को पर आश्रित हो गए। जब युद्ध लंबा खिंचा तो डिस्को को युद्ध के लिए गोलों की खोल और रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का काम भी सौंप दिया गया। 1919 तक स्थिति यह हो गई कि डिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी। जैसे जैसे समय बीतता, डिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था। सूती कपड़े की तरह लोहे एवं इस्पात के मामले में भी औद्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ जब भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगा और भारतीय औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा हुआ। ये बदलाव पहले विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद सामने आए। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ, औद्योगिक वर्ग ताकतवर होता गया और सरकारी संरक्षणों की मांग बुलंद होती गई। भारत का अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्षरत ब्रिटिश सरकार को औपनिवेशिक शासन के आखिरी दशक में इनमें से बहुत सारी मांगें मांगनी पड़ी। जापान में औद्योगिकरण के शुरुआती साल
19वीं सदी के आखिर में जापान के औद्योगिकरण का इतिहास भारत के औद्योगिकरण से बिल्कुल उल्टा दिखाई देता था। भारत में औपनिवेशिक सरकार ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बढ़ाना चाहती थी, इसलिए उसे भारतीय उद्योगपतियों को किस तरह की सहायता नहीं दी। दूसरी तरफ जापान की सरकार ने अपने देसी उद्योग को खुलकर बढ़ावा दिया। 1868 में जापान की सत्ता संभालने वाले मेजी राजवंश का मानना था कि जापान को पश्चिमी प्रभुत्व का सामना करने के लिए औद्योगिकरण के रास्ते पर चलना चाहिए, इसलिए उसने औद्योगिकरण को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसी क्रम में डाक सेवाएं, टेलीग्राम, रेलवे, वाष्प चलित जलपोतों का विकास किया। पश्चिम से नवीनतम तकनीकों का आयात किया गया और उसे जापान की ज़रूरतों के हिसाब से ढाला गया। जापानी पेशेवर को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया गया। निवेश के लिए सरकारी बैंकों से उद्योगपतियों को उदार शर्तों पर कर्जे दिए गए। सरकार ने पहले विशाल उद्योग शुरू किए और बाद में उन्हें सस्ती कीमत पर व्यावसायिक घरानों को बेच दिया। भारत में औपनिवेशिक प्रभुत्व ने औद्योगिकरण के रास्ते में बाधा पैदा कर दी, जबकि जापान में विदेशी कब्जे के भय की वजह से औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला था। लेकिन इसका एक अर्थ यह भी था कि जापान का औद्योगिकरण विकास शुरू से ही उसकी सैनिक ज़रूरतों से जुड़ा हुआ था। तो ये चैप्टर 6 ख़त्म हुआ। जो इम्पॉर्टेंट है आप लोग उसको नोट करते जाएगा। जितना मैंने रेड से अंडरलाइन करा वो सब इम्पॉर्टेंट चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।